जिंदगी में उलझनों के फसाने, जीवन में असफलता के ताने तुम्हें सुनना ही होगा। मत ठहरो, तुम्हें चलना ही होगा। अपने लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचना ही होगा। मत ठहरो, तुम्हें चलना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला समस्त जन समुदाय बेहद गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, व्यापार की बात करें, उद्योग की बात करें या कृषि की बात करें, दोस्तों सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो वो है हमारी शिक्षा। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल में जाना बंद हो गया, जो उनके जीवन की प्रथम सीढ़ी कही जाती थी। हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल के एग्ज़ाम रद्द हो गए और वे सभी छात्र छात्राएं जो गांव के किसी कोने से निकलकर दूर दराज शहर में इस उद्देश्य के साथ रहने गए थे कि वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अपने लाइफ को सेट करके नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, महामारी के चलते उन शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा और इसके कारण उन्हें वापस अपने गांव आना पड़ा। कहीं ना कहीं उन्होंने जो सपना देखा था उसमें कमी आई है, रुकावट आई है। दोस्तों, संकट की इस घड़ी में हम उन छात्र छात्राओं की कैसे सहायता करें कि जो उन्होंने सपना देखा सरकारी नौकरी का, जिस उद्देश्य के साथ वो शहर में रहने गए थे, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, सरकारी एग्ज़ाम कोई भी हो, इनमें कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जिनमें से एक हमारा है भारतीय संविधान। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे भारतीय संविधान क्या है, इसे किसने बनाया, कब बनाया। इससे संबंधित हम उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि इसी के इर्द गिर्द हो। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, किसी भी देश का संविधान वह कानून होता है जिसके द्वारा राज्य का निर्माण होता है, राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है, राज्य की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है, संविधान कहलाता है। और आसान भाषा में सुनिए, किसी भी देश का संविधान या किसी भी राज्य का संविधान उस देश की या राज्य की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार के प्रमुख अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका की स्थापना करता है और इनकी शक्तियों को रेखांकित करता है। दोस्तों, ऐसा कानून संविधान कहलाता है। भारत का संविधान भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगर हम संविधान सभा की बात करें दोस्तों, ऐसी सभा जिसके द्वारा संविधान बनाने के लिए, संविधान पर विचार करने के लिए, संविधान को अपनाने के लिए उस देश की जनता के द्वारा, उस देश की जनता में से
चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। फिर से सुनिए, संविधान सभा किसे कहते हैं? दोस्तों, संविधान को अपनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए, संविधान पर विचार विमर्श यानी बहस करने के लिए उसी देश की जनता के द्वारा, उसी देश की जनता में से चुने गए या मनोनीत किए गए सदस्य या प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। भारत की संविधान सभा, अगर हम मांग की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब की गई, कब भारतीयों के मन में आया कि हमारे देश का एक कानून होना चाहिए जो भारतीयों के द्वारा बनाया हो, और ऐसे कानून को भारतीयों के द्वारा बनाया हो, उसमें भारतीय सदस्य हों। वही है ना कि वह सभा कि जनता द्वारा, जनता में से चुने गए प्रतिनिधियों की सभा, मतलब ऐसी सभा हो जो भारतीय हों। दोस्तों, ऐसी संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ हुए बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की अंतिम दशक में बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था स्वराज्य विधेयक। क्या था शीर्षक? स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक। दोस्तों, इस शीर्षक के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम लिखा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें भारतीय हों, और वो ऐसा कानून बनाया जो भारतीयों पर लागू हो। किसने कहा ऐसा? बाल गंगाधर तिलक ने। कभी कभार इसकी सन पूछ ली जाती है, तो इसकी सन है 1895। सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। किस विधेयक शीर्षक के माध्यम से कहा? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। दोस्तों, यह व्यक्तिगत मांग थी, एक लेख विशेष में की गई मांग थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को, बाल गंगाधर तिलक की इस मांग को, इस प्रयास को नज़रअंदाज किया। अब दूसरा जो क्वेश्चन संविधान सभा से बनता है वो यहाँ से बनता है कि संविधान सभा की वास्तविक मांग कब की गई? कौन सी मांग? वास्तविक मांग। वास्तविक मांग। दोस्तों, 1934 में, सन 1934 में क्या हुआ? एक पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इस पार्टी का 1934 में पटना में एक अधिवेशन हुआ, बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ? पटना में। फिर से सुनिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में बिहार की राजधानी पटना में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में इस पार्टी की ओर से एक सदस्य थे एम.एन. रॉय। कौन? एम.एन. रॉय। दोस्तों, एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम एक पार्टी की ओर से कहा कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीयों के लिए कानून बनाए, और उसमें ऐसे सदस्य होना चाहिए जो भारतीय हों। इसने कहा एक पार्टी की ओर से एम.एन. रॉय ने। दोस्तों, एम.एन. रॉय वामपंथी विचारधारा के संबंधित थे। वामपंथी विचारधारा को अब यूँ समझिए, जो वर्तमान में जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, उग्रवाद कहते हैं, उसी विचारधारा है वामपंथी विचारधारा, यानी उग्रवादी विचारधारा के सदस्य थे। कौन? एम.एन. रॉय। इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो भारत में संविधान सभा होना जरूरी है। लेकिन अंग्रेजों ने
इसे भी विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि है राष्ट्रीय मांग नहीं थी, क्योंकि जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। उस समय मात्र एक राष्ट्रीय पार्टी थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब संविधान सभा की मांग की। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कब संविधान सभा की मांग की गई, दोस्तों सन 1935 में। कब? सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, इसे परिभाषित करने के लिए 1936 में एक लखनऊ अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में संविधान सभा को मूर्त रूप दिया गया, इसे परिभाषित किया गया कि भारत में संविधान सभा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के सदस्य होने चाहिए, कैसे सदस्य होने चाहिए, इस प्रकार से इसे परिभाषित किया गया। अंग्रेजों ने इसको काफ़ी हद तक ध्यान दिया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया कि हाँ ठीक है, हम भारत के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे। भारतीयों को समझा बुझाकर संतुष्ट कर दिया गया। कुछ समय पश्चात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा। कब? 1938 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा और इसमें उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटिश सरकार का साथ तभी देंगे, भारतीय ब्रिटिश सरकार का सहयोग तभी करेंगे जब भारतीयों के लिए एक संविधान सभा हो, जो उसमें भारतीय सदस्य हों, कोई बाहरी सदस्य ना हो, और वो अपने लिए कानून बनाएं, और उसी कानून का अनुसरण भारतीय करें। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों इस पत्र का ब्रिटिश सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। एक्चुअली में क्या हुआ कि 7 सितंबर 1939, 7 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? जर्मनी ने। किस पर? पोलैंड पर। दोस्तों इस पोलैंड पर ब्रिटिश का अधिकार था। अगर हम इससे पूर्व की बात कर रहे हैं तो पोलैंड पर पूर्व में इटली का अधिकार था। किसका अधिकार था? इटली का। लेकिन इटली से पोलैंड जर्मनी ने छीन लिया था। अब इस समय क्या हुआ कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो इटली ने जर्मनी का साथ देना शुरू किया द्वितीय विश्व युद्ध में, और जर्मनी की तरफ से युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। दौर था 1940 का। इस समय ब्रिटिश में चुनाव हुआ और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल। कौन बने? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल। दोस्तों विंस्टन चर्चिल वामपंथी विचारधारा से संबंधित थे, उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। कभी कभी इनकी पार्टी पूछ ली जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो किस पार्टी के सदस्य थे? दोस्तों इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव
इस पार्टी की विचारधारा वामपंथ थी, यानी उग्रवादी विचारधारा के सदस्य थे। जब इटली ने जर्मनी का साथ देना शुरू किया तो विंस्टन चर्चिल के दिमाग में आया कि जो भारतीय सेना है, अगर वो हमारा साथ देना शुरू कर दे तो ब्रिटिश की जो सैन्य शक्ति थी वो और दोगुनी हो जाएगी। तो विंस्टन चर्चिल उस जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लिनलिथगो। क्या नाम था? लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल के कहने पर लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1940। इसे अगस्तीय प्रस्ताव कहा गया। इस अगस्तीय प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन भारत द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करें और उनके लिए हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाएंगे जिससे वो अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हम उन्हें वे सभी शक्तियां देंगे जो आंतरिक मामलों में कारगर हैं और बाहरी शक्तियों को कौन देखेंगे? ब्रिटिश सरकार देखेगी। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की इस मांग को भारतीयों ने अस्वीकार किया। इन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो किया, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक भारतीय चाहते थे। भारतीय पूर्णतः स्वराज्य चाहते थे कि हम पूर्णतः संप्रभु हों, आंतरिक मामले बाहरी मामले दोनों की सत्ता हमारे पास हो। ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। ब्रिटिश चाहती थी कि आंतरिक मामले तो ये लोग देखें और बाहरी मामले हैं वो हम देखें। भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को स्वीकार किया? दोस्तों, 8 अगस्त 1940 अगस्तीय प्रस्ताव में। किस प्रस्ताव में? अगस्तीय प्रस्ताव में। अगस्तीय प्रस्ताव में। लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार किया, अगस्तीय प्रस्ताव को अस्वीकार किया। जब भारतीयों ने अगस्तीय प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो 1940 से भारत में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। जिसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहीं से प्रारंभ हुआ और यह देश में इतना इस सत्याग्रह में देश के लोगों ने इतने बढ़ चढ़कर भाग लिए, यहाँ नहीं बल्कि देश विदेश में भी। अब ब्रिटिश सरकार पर अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से दबाव डालने लगा कि तुम भारत को अपना उपनिवेश वापस लाएं, भारत से अपना उपनिवेश वापस लाएं, भारत को आज़ाद करें। विंस्टन चर्चिल चूँकि यह नहीं चाहता था कि भारत को हम स्वतंत्र करें, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो इतना पैसा खर्च हुआ ब्रिटेन का कि आर्थिक रूप से ब्रिटेन बिल्कुल पंगु हो गया। उस समय जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो भारतीय टिकी हुई थी। अगर वो भारत को आज़ाद कर देता, उपनिवेश छीन लेता, वापस ले लेता, तो भारत जो वहाँ पैसा जाता था वो पैसा जाना बंद हो जाता। तो वो नहीं चाहता था विंस्टन चर्चिल कि हम भारत को स्वतंत्र करें, आज़ाद करें। लेकिन कुछ रुझाने के लिए उसने 1942 में, कब? 1942 में एक मंत्रिमंडल सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन इंडिया भेजा जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। क्रिप्स मिशन। दोस्तों, यह मार्च 1940 मार्च 1942 में भारत आया। इस क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया? इस क्रिप्स मिशन में कहा गया कि हम भारत को पूर्णतः स्वराज्य देंगे, पूर्ण शक्तियाँ देंगे, आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति भारतीयों को देंगे। इस मांग को जो भारतीयों ने की थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए अगस्तीय प्रस्ताव में, जिसके कारण से ठुकरा दिया गया था।
उस मांग को इन्होंने स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय हमारा सहयोग करें और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम उन्हें पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन 1940 में जो लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, उसे इसने ठुकरा दिया। बोले नहीं, कोई अलग पाकिस्तान नहीं होगा। अलग पाकिस्तान ना होने की वजह से मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। किसका? क्रिप्स मिशन का। और क्रिप्स मिशन में जो दूसरी शर्त इन्होंने रखी, इन्होंने कहा ठीक है, संविधान सभा ऐसे कानून को बनाएगी जो भारतीयों पर लागू तो होगा, लेकिन उन क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जो जिन्हें जो कोई रियासत है, जैसे राजा महाराजा हैं, वो चाहें तो इसे स्वीकार कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं स्वीकार कर सकते हैं। वो चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं, ना चाहें तो नहीं हो सकते हैं। मतलब वो अपने रूप से स्वतंत्र होंगे। और ऐसे बहुत से राज्य थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तो उन्हें काय को भारतीय संघ में शामिल होते वो। तो जो इस समय जो नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। और इस मांग पर इन्होंने क्रिप्स मिशन का विरोध किया मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग ने विरोध किया कि अलग पाकिस्तान की मांग को नहीं ठुकराया था। और कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि यह भारत को स्वतंत्र छोड़ रहे थे कि जो उस रियासतें हैं वो अपने आप स्वतंत्र होंगे, उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसलिए क्रिप्स मिशन का भी विरोध किया गया। क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। कोई बात नहीं बनी कि भारत में संविधान सभा बने। हाँ, लेकिन ये बात यहाँ पे क्वेश्चन कई बार बना है कि भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया कि हम भारत में संविधान सभा बनाएंगे। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने पूर्णतः यह स्वीकार किया कि हम भारत में संविधान सभा बनाएंगे। कब बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे। सभा पहली बार स्वीकार किया कब? क्रिप्स मिशन में। सैद्धांतिक रूप से तो अगस्ती प्रस्ताव में किया गया था, लेकिन अगस्ती प्रस्ताव में उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम भारत को पूर्ण स्वराज्य देंगे। क्रिप्स मिशन में उन्होंने पहली बार कहा कि हम भारत को पूर्ण स्वराज्य देंगे, लेकिन कुछ और मांगों के चलते इसका विरोध हुआ। आगे चल के 1945 में क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया। कब? 1945 में। किसने? अमेरिका ने। कहाँ? जापान। एक सहारता अगर तारीख, हाँ कभी कभी इसकी तारीख पूछ ली जाती कि कब अटैक किया। 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, किस पर? हिरोशिमा पर परमाणु अटैक किया गया। इसका नाम था लिटिल बॉय, यानी इस ऑपरेशन का इन्होंने नाम दिया लिटिल बॉय। क्या नाम दिया? लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 जापान के एक और शहर नागासाकी दूसरा परमाणु अटैक किया, और इसका नाम था फिटमैन। क्या? फिटमैन। दोस्तों, इन 2 अटैकों के बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1945 में फिर से ब्रिटेन में चुनाव हुआ और ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीत गए, लेकिन युद्ध में इतनी मारकाट हुई, इतना रक्तपात हुआ कि उनकी जनता विंस्टन चर्चिल से घबराने रही लगी थी। इतना उग्रवादी व्यक्ति था, जब वो भाषण देता था तो ऐसा लगता था जैसे आग उगलता हो। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीत गए, लेकिन जो 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए और ब्रिटेन में सरकार बनी
लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी समाजवादी विचारधारा से संबंधित थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। दोस्तों जैसे ही इन्होंने सत्ता संभाली, इन्होंने सर्वप्रथम यह निर्णय लिया कि भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाए, एक कैबिनेट मंत्रालय मिशन भेजा जाए। तो इन्होंने 19 जनवरी 1946 सर्वप्रथम यह घोषणा करी कि भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाए। क्या भेजा जाए? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इसका गठन सॉरी हाँ 22 जनवरी था। 22 जनवरी 1946 को क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाए। 19 फरवरी 1946 कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन। 24 मार्च 1946 वो कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने वह घोषणा की जिस घोषणा के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कब? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने घोषणा की जिस घोषणा के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अर्थात भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। किसका? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अगर हम इस मिशन के तहत की बात करें तो 10 जुलाई 1946 को भारत में संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरे पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन से थे? स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, और एबी अलेक्जेंडर। तीन सदस्य थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। वो हैं संविधान सभा कैसे बनी, कितने सदस्य थे, संविधान सभा की संरचना क्या है, इसे हम आगे समझेंगे।